भाजपा की राष्ट्रव्यापी वर्चुअल रैलियों का आज तीसरा दिन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के लोगों से जनसंवाद रैली कर मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले साल में जनहित में किए गए कार्यों की देंगे जानकारी। राज्यसभा चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए 19 जून को होना है चुनाव। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा के तहत अब तक का सबसे ज्यादा 1,01,500 करोड़ रुपए का किया गया आवंटन। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 6.69 करोड़ लोगों को मिला काम। आजीविका के लिए जल संरक्षण और सिंचाई, वृक्षारोपण, बागवानी से संबंधित कार्यों में लोगों को काम देने पर जोर। उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार द्वारा दिल्ली सरकार के अस्पतालों को दिल्ली निवासियों के लिए ही रिजर्व करने वाले फैसले को पलटा। संबंधित विभागों को दिए सभी का इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश। एसिम्प्टोमेटिक और हाई रिस्क वाले मामलों की भी आईसीएमआर के दिशा निर्देशों के तहत जांच करने के लिए दिए निर्देश। भारत में कोविड-19 के 1,29,214 मरीज हुए स्वस्थ। 7,466 लोगों की कोरोना से हुई मौत। 1,29,917 सक्रिय मामले। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की स्थिति बेहद भयावह। देशों से की संक्रमण को काबू में करने के लिए प्रयास जारी रखने की अपील। दुनिया भर में 71 लाख से भी ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित। मरने वालों की संख्या 4 लाख के पार। नमस्कार, हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। भाजपा की राष्ट्रव्यापी वर्चुअल रैलियों का आज तीसरा दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वर्चुअल रैली के जरिए आज पश्चिम बंगाल की जनता को संबोधित करेंगे। उन्होंने कल ओडिशा जनसंवाद वर्चुअल रैली के जरिए संवाद किया था। उन्होंने कहा कि भाजपा की राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, बल्कि लोगों से संवाद कायम करने, उनकी परेशानियां जानने और उसे सरकार तक पहुंचाने की है। और दूसरी बड़ी खबर, राज्यसभा की कुल 24 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख है। 19 जून को होने वाले इस चुनाव के लिए आंध्र प्रदेश से 4, गुजरात से 4, झारखंड से 2, मध्य प्रदेश से 3, मणिपुर से 1, मेघालय से 1 और राजस्थान से 3 सीटों के लिए चुनाव होना है। चुनाव आयोग ने जून जुलाई में खाली होने वाले 3 राज्यों की 6 और सीटों पर चुनाव का ऐलान भी 19 जून के लिए ही कर दिया है, जिसमें अरुणाचल से 1, कर्नाटक से 4 और मिजोरम से 1 सीट शामिल की गई हैं। मतदान 19 जून की सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक होगा, जबकि नतीजे उसी दिन शाम 5 बजे तक आ जाएंगे। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों पर चुनाव की सभी प्रक्रियाओं को 22 जून तक पूरा कर लेने के आदेश दिए हैं। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता ऋषि कुमार। ऋषि, 24 सीटों के लिए ये चुनाव हो रहे हैं। हालांकि उसके पहले कुल मिलाकर के 55 और 6 61 सीट इस पूरी प्रक्रिया में थे, जिसमें 37 सीटों पर निर्विरोध चुनाव हो चुका है और ये 18 और 6 24 सीटों के लिए चुनाव होना है। कुल मिलाकर के ये राज्यसभा के अंदर की स्थिति को, ये जो 61 सीटें हैं, ये किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं और क्या नज़ारा बदल सकता है राज्यसभा के अंदर इससे? देखिए लालचंद, जहां तक राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में स्थितियां बदलेंगी तो जरूर, लेकिन इतनी ही नहीं बदलेंगी जिससे कि जो विपक्ष है और सत्ता पक्ष है उसके बीच में कोई डिसाइडिंग फैक्टर क्रिएट हो पाए। जी। जहां तक बात है ट्रेजरी बेंचेस की, उनके लिए कुछ सहूलियतें बढ़ेंगी। उन्होंने जहां उनके जो एलाइज हैं वो जीत कर आएंगे तो उनसे उनको मदद मिलेगी। वहीं हमने देखा है कि इस पूरे प्रोसेस में उनको कई सीटें अलग से उन्हें मिलने वाली भी हैं। जी। क्योंकि इन सीटों की जो आपने बात की है, इसमें बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिसमें कि सत्ताधारी दल जो केंद्र की सत्ता में है, उसके उन राज्यों में उनकी जो स्थिति है वो इतनी ज्यादा मजबूत नहीं रही। जैसे कि अगर हम बात करें
पश्चिम बंगाल की बात कर लें, तमिलनाडु की बात कर लें, हम्म। तो ये बड़े-बड़े राज्य हैं और इन इन राज्यों में उनकी स्थिति मजबूत न होने की वजह से वहाँ से उन्हें कोई खास लाभ नहीं मिल पा रहा। जी। वहीं दूसरी ओर जिन राज्यों में उनकी स्थिति है, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, यहाँ से जो सीटें मिल रही हैं वहाँ पर भी जो मुकाबला है, वो अच्छा खासा कांटे का है। गुजरात में तो बहुत दिलचस्प मुकाबला बन गया है। वहीं हम्म। कर्नाटक में भी स्थितियां उसी तरीके की है, क्योंकि कांग्रेस और जो अन्य पार्टियां हैं वो मिलकर अब चुनाव लड़ रही हैं। और जो कर्नाटक से जो खबर आ रही है, जिसमें कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने मन बना लिया है कि वो चुनाव लड़ेंगे और आज वो संभवतः नामांकन दाखिल कर सकते हैं। हम्म। ये जो घटनाक्रम में बताता है कि राज्यसभा को लेकर विपक्ष भी अपनी स्थिति को मजबूती से रखना बिल्कुल। चाहता है। हम्म। और इसी प्रक्रिया में अगर हम देखें तो तमाम ऐसे दिग्गज हैं जिनकी की जीत सुनिश्चित भी मानी जा रही है, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो मध्य प्रदेश से, जी। या दिग्विजय सिंह। इस तरीके के तमाम नेता हैं हम्म। जिन्होंने इसके लिए भी कई प्रयास किए थे। हम हम्म। सब जानते हैं सियासत में काफी इन सब चीजों को लेकर बदलाव भी देखने को मिला है। हम्म। तो ये जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में हम्म। हम ये कह सकते हैं कि ये जो चुनाव है बेहद दिलचस्प है। हम्म। और इन चुनावों में जो जीतेगा वो संख्या बल को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, जी। लेकिन राज्यसभा में जिस तरीके से दिग्गज पहुंचेंगे, हम्म। नामचीनी लोग, कुछ लोग दोबारा चुनकर आ रहे हैं, कई बार चुन के जो जा चुके हैं, कुछ नए चेहरे भी ऐसे होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, कांग्रेस की पुरानी नेता प्रियंका चतुर्वेदी है, जो कि टीवी पर अक्सर छाई रहती थी, अब वो राज्यसभा में पहुंच जाएंगे। तो ये जो परिस्थितियां बनेगी राज्यसभा में, अगर एचडी देवगौड़ा जीत कर जाते हैं या ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां जाते हैं जो पहले कांग्रेस में थे, तो ये जो परिस्थितियां बनेगी वो राज्यसभा के लिए, राज्यसभा की डिबेट्स के लिए, राज्यसभा की वोटिंग के लिए बेहद दिलचस्प होगी। और राज्यसभा मुझे लगता है एक बार फिर से खबरों में बनी रहेगी। बिल्कुल। जैसा कि आपने जिक्र किया कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा मुकाबले में हैं, तो उनके लिए तो अभी मुकाबला जीतना बाकी है। लेकिन जो 37 लोग पहले से ही निर्विरोध चुन लिए गए हैं, उनमें से कुछ बड़े नाम कौन कौन से कहे जा सकते हैं जिनको जाना पहचाना चेहरा? देखिए, जहां तक इन बड़े नामों की बात करें तो इसमें तमाम ऐसे दिग्गज हैं जो पहले से ही राज्यसभा में थे और फिर से वो चुनकर आए, जिसमें कि हम बात करें शरद पवार की, वो राज्यसभा में थे, रामदास अठावले हैं, राज्यसभा के जो उपसभापति है हरिवंश जी, वो भी एक बार फिर से चुनकर आए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे दिग्गज जो कि लोकसभा में छाए रहते थे वो राज्यसभा में आ गए, जैसे एआईएडीएमके से जो एम थम्बिदुरई है वो आ गए हैं। इसके अलावा तिरुचु शिवा है जो राज्यसभा में पहले से ही थे, डीएमके की तरफ से, वो जीत कर आ चुके हैं। तो ऐसे तमाम नेता हैं। अब उसमें कुछ ऐसे नाम भी हैं जो जैसे बात करें प्रसिद्ध वकील केटीएस तुलसी की, वो निर्विरोध चुनकर आ चुके हैं। तो ये जो स्थितियां हैं राज्यसभा में, जो पहले 37 सीटों पर जो लोग जीत कर आए हैं, उनमें पहले से ही कुछ दिग्गज, कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं। और अब ये जो चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें भी कुछ दिग्गज जरूर आएंगे और जीत कर आएंगे। ये कॉन्टेस्ट वाला चुनाव है, तो इस पर नजरें ज्यादा लोगों की रहेंगी जी। हालांकि बहुतों के ये तय है कि वो जीत कर आने ही आने हैं। अब जैसे हरियाणा की बात करें, दीपेंद्र हुड्डा जो कि कांग्रेस की तरफ से थे, वो पहले से ही निर्विरोध जीत चुके हैं। तो ऐसे तमाम नामचीनी लोग, प्रसिद्ध लोग राज्यसभा में जीत कर आ चुके हैं और बाकी के तमाम दिग्गज इस समय कॉन्टेस्ट में है। और 19 तारीख को हम जानते हैं, उससे पता चल जाएगा उनकी क्या स्थिति है। जी चलिए, बिल्कुल आप इस पर नज़र बनाए रखिए। आज नामांकन का आखिरी दिन है। आपसे इस खबर पर और लगातार जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत 1,01,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक का निधियों का सबसे ज्यादा आवंटन है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 31,493 करोड़ रुपए की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है, जो चालू वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान के 50% से ज्यादा है। अब तक 60.80 करोड़ श्रम दिवसों का सृजन किया गया है और 6.69 करोड़ व्यक्तियों को कार्य प्रदान किया गया है। मई 2020 में औसतन 2.51 करोड़ व्यक्तियों को प्रतिदिन कार्य दिया गया, जो कि पिछले साल मई में प्रदान किए गए कार्य से 73% ज्यादा है, जो 1.45 करोड़ व्यक्ति प्रतिदिन था।
वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अब तक कुल 10 लाख कार्य संपन्न किए जा चुके हैं। आजीविका को बढ़ावा देने के लिए जल संरक्षण और सिंचाई, वृक्षारोपण, बागवानी से संबंधित कार्यों तथा व्यक्तिगत लाभकारी कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। मनरेगा के बजट को भी बढ़ाया गया, मनरेगा में एसेट क्रिएशन को बल दिया और मनरेगा में जियो टैगिंग को भी लागू किया और डीबीटी के माध्यम से पेमेंट हो, यह भी सुनिश्चित करने का काम मनरेगा के माध्यम से हुआ। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जब से मनरेगा प्रारंभ हुआ है तब से कुल मिला के 5 करोड़ मानव दिवस सृजित हुए हैं। और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मनरेगा के तहत काम मांगने पर सरकार काम देने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि उन्होंने प्रतिबद्धता जताई कि जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा वैसे वैसे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए मौके मिलेंगे। जो हमारे श्रमिक भाई गांव से दूरस्थ स्थान पर काम के लिए जाते हैं वो अपनी आय में अधिक वृद्धि के लिए जाते हैं और निश्चित रूप से दूरस्थ स्थान पर जब वो काम कर रहे थे उसमें स्किल्ड वर्कर भी है, अनस्किल्ड वर्कर भी है, लेकिन उनकी जो आय थी और उनकी मजदूरी वहाँ उनको ज़्यादा मिलती थी। लेकिन अभी लॉकडाउन रिलैक्स होते ही जा रहा है और कामकाज अपने अपने क्षेत्रों में प्रारंभ हुआ है, तो स्थानीय स्तर पर भी रोजगार के अवसर मिलेंगे और ग्रामीण क्षेत्र में भी रोजगार के अवसरों की उपलब्धता है। मनरेगा उनकी सेवा के लिए तत्पर है। यदि वो मनरेगा के अंतर्गत काम मांगेंगे तो सरकार वो काम देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कांग्रेस को मनरेगा की सफलता पर द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। डीडी न्यूज से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मनरेगा में कांग्रेस के समय भ्रष्टाचार था जो अब नहीं है। सोनिया जी का एक लेख पढ़ा और उसमें उन्होंने मनरेगा के मामले में अपनी बात कही है। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस नेतृत्व को यह कहना चाहता हूं कि उनको मनरेगा की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। इस सरकार ने काम संभालने के बाद लगातार इस बात की कोशिश की है कि कौन सी योजना किस सरकार में बनी थी इसको तवज्जो न देते हुए कौन सी योजना है जिसके माध्यम से देश का भला हो सकता है और उसको कितना परिमार्जित करके कारगर बनाया जा सकता है, इस दिशा में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किया। और प्रवासी श्रमिकों की स्थिति को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज आदेश पारित करेगा। इससे पहले केंद्र और राज्य सरकारों ने शीर्ष अदालत में हलफनामा दाखिल कर इस मामले में अपना अपना पक्ष रखा था, जिसके बाद अदालत ने बीते शुक्रवार को केंद्र और राज्य सरकारों को देश भर में फंसे हुए सभी प्रवासी कामगारों को घर भेजने के लिए 15 दिन और देने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया था कि दिशा निर्देशों के अनुसार भारतीय रेलवे ने 3 जून तक 4,228 ट्रेनों का संचालन किया, जिससे करीब 1 करोड़ प्रवासी अपने गंतव्यों तक पहुंचे। सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर पूछा गया था कि उनके राज्यों में अभी और कितने प्रवासी श्रमिकों की वापसी होनी है और इसके लिए कितनी ट्रेनों की जरूरत है। इस खबर पर और ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी जुड़ चुके हैं। विकास, सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले पर जो सुनवाई होनी है, इसको लेकर के जैसा कि हम जानते हैं कि ज्यादातर जो प्रवासी कामगार थे उनको पहले ही पहुंचाया जा चुका है। जो कुछ भी इस बीच में थोड़ी बहुत मुश्किलें आई, राज्य सरकारों की जो भूमिका थी उसको लेकर के भी कई बार सवाल उठे, कई राज्य सरकारों की भूमिका को लेकर के। आज की इस याचिका में किन पहलुओं पर खास तौर पर सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में? जी लालचंद, आज सुप्रीम कोर्ट औपचारिक रूप से अपना आदेश देगा। जब पिछली सुनवाई हुई थी तो उसमें सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया था कि वो अपने अपने इंतजामों के बारे में कोर्ट को बताएं और केंद्र की दलीलों को भी सुना था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने एक जिसको इंडिकेशन आप कह सकते हैं, ये कहा कोर्ट ये चाहता है कि 15 दिन में ये सारी प्रक्रिया पूरी, यानी 15 दिन के भीतर भीतर जो श्रमिक देश के किसी एक
दूसरे हिस्से में जाना चाहते हैं उनको आप सुनिश्चित उनको सुविधाएं मिले और उनको पहुंचाया जाए। तो इसको लेकर के ही एक आदेश आज सुप्रीम कोर्ट देगा और सभी स्टेट्स ने अपनी अपनी थी। किसी भी राज्य ने ये नहीं कहा कि उनकी मांग पर केंद्र कोई देरी हुई या विचार नहीं किया गया। केंद्र सरकार ने कहा कि जो भी स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं वो स्टेट्स ने जिस तरह से डिमांड के आधार पर की गई थी। तो अब कुल मिलाकर कोर्ट ने कहा कि अगली तारीख पर यानी आज के लिए मंगलवार के लिए कोर्ट एक औपचारिक करेगा। तो उसमें अगर कोई कमी रह गई है किसी स्टेट्स की स्ट्रेटेजी जो है वो अब तक पूरी सही तरह से है तो उन सबको उनको इवेल्युएट करने के बाद उनका मूल्यांकन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना एक औपचारिक आदेश देगा। जी चलिए, आप इस खबर पर नज़र रखिएगा विकास, और हम आपसे आगे और ज़्यादा इस बारे में जानकारी लेते रहेंगे जब इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का कुछ फैसला आ जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली के उपराज्यपाल ने अरविंद केजरीवाल सरकार के उस आदेश को पलट दिया है जिसमें मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी के अस्पताल दिल्ली वालों के लिए ही आरक्षित करने का फैसला किया था। इसके साथ ही उपराज्यपाल ने जारी आदेश में कहा है कि अब असिम्प्टोमेटिक लोग भी जो सीधे किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं वो भी टेस्ट करवा सकते हैं। सेहत के मोर्चे पर दिल्ली सरकार लगातार बैकफुट पर जा रही है और इसकी परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। 2 दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने सरकारी और निजी अस्पतालों को दिल्ली के नागरिकों के लिए रिजर्व रखने का फैसला लिया था, लेकिन अब दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के इस फैसले को रद्द कर दिया है। इसके मायने ये हैं कि दिल्ली के सभी अस्पतालों में अब सभी का इलाज हो सकेगा। उपराज्यपाल ने ये फैसला DDMA यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन के तौर पर मिले विशेष अधिकारों के तहत लिया है। इसके अलावा दिल्ली के LG ने 2 जून के दिल्ली सरकार के एक और फैसले को भी पलटा, जिसके मुताबिक कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए असिम्प्टोमेटिक, डायरेक्ट और हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स का कोरोना टेस्ट नहीं हो सकता था। अब ऐसे लोगों का टेस्ट हो सकेगा। उपराज्यपाल ने राज्य सरकार के विभागों और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोविड-19 टेस्टिंग से संबंधित 18 मई को जारी ICMR की गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित करें। दिल्ली सरकार के इस फैसले की हर तरफ आलोचना हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी की नेता मीनाक्षी लेखी ने भी इस मुद्दे पर आप पर निशाना साधा था। मीनाक्षी लेखी ने अपने आरोप में कहा था कि कोविड संक्रमण की चुनौती के आगे दिल्ली सरकार पूरी तरह से विफल नजर आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार ने टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग, टीम वर्क और ट्रीटमेंट के 5T का जो वादा किया था उसे निभाने में वो पूरी तरह से नाकाम रही है। मीनाक्षी लेखी ने यह भी कहा कि दिल्ली में ज्यादातर डिस्पेंसरी, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और प्रसव केंद्र बंद पड़े हैं। भाजपा नेता ने दिल्ली की सरकार पर आरोप लगाया कि हेल्थ वर्कर्स को PPE किट्स और जरूरी चीजों की मदद नहीं मिल पा रही है। दिल्ली में GB पंत अस्पताल जैसे अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर बंद हुए हैं। दिल्ली सरकार के पास 38 अस्पताल हैं। उन 38 अस्पतालों में से मात्र अनाउंसमेंट 5 अस्पतालों की हुई जिनको कोविड हॉस्पिटल बोला गया, लेकिन जो हाई कोर्ट के अंदर एफिडेविट फाइल हुआ उस एफिडेविट के मुताबिक सिर्फ 2 हॉस्पिटल हैं जो कि कोविड हॉस्पिटल्स हैं। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि दिल्ली सरकार कोविड संक्रमण के आंकड़ों को लेकर जनता में भ्रम फैला रही है। If Delhi government cannot produce an app and cannot even connect people in the most urban areas, then imagine what is the condition of technology. इस बीच कोविड संक्रमण की रोकथाम को लेकर दी जा रही सुविधाओं के संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट में कई जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। एक ऐसी ही याचिका में आप सरकार के उस फैसले को असंवैधानिक और अमानवीय बताया गया जिसमें दिल्ली सरकार ने कहा था कि दिल्ली के सरकारी और निजी अस्पताल केवल दिल्ली के नागरिकों का ही इलाज करेंगे। एक अन्य याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है जिसमें सरकार से असिम्प्टोमेटिक और सिम्प्टोमेटिक कोविड-19 मरीजों को निजी अस्पतालों में इलाज से मना न करने के निर्देश पर स्थिति साफ करने के बारे में पूछा गया है। याचिका में इस बारे में भी स्पष्ट निर्देश देने की बात कही गई है जिसमें आपातकालीन मरीजों को भर्ती कराने से पहले उनका कोरोना टेस्ट कराना जरूरी है। ऐसी ही 2 याचिकाओं में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और ICMR से जवाब मांगा है। इसमें स्वास्थ्य विभाग के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें असिम्प्टोमेटिक या प्री सिम्प्टोमेटिक मरीजों की टेस्टिंग नहीं करने की बात कही गई है। इस मामले की सुनवाई 22 जून को होगी। साफ नजर आ रहा है कि सेहत के मोर्चे पर दिल्ली सरकार की मुश्किल फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही।
अपने फैसलों पर असमंजस से दिल्ली सरकार आम जनता की मुश्किलें भी बढ़ा रही है। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। और इस बीच कोविड के ताज़ा आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो देश में कोरोना के सक्रिय मामले 1,29,917 हो गए हैं। राहत की बात है कि 1,29,214 लोग कोविड-19 को हराकर ठीक हो चुके हैं, लेकिन कोरोना के कारण 7,466 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। उधर अनलॉक 1 में केंद्र सरकार की ओर से मिली छूट के बाद केरल में भी सभी धार्मिक स्थल आज से लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों को फिर से खोलने के बाद भक्त वामन मूर्ति मंदिर तिरुवनंतपुरम के श्रीकांतेश्वरम शिव मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे। मंदिर में भक्तों की ज्यादा भीड़ ना हो और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो, इसके लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। साथ ही केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार राज्य में सिनेमा हॉल, मॉल और रेस्टोरेंट भी आज से खुल गए हैं। साथ ही राज्य में लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आग्रह भी किया जा रहा है। एक अच्छी खबर, आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं की एक टीम ने कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिए फेस मास्क और पीपीई के लिए एक नैनो कोटिंग प्रणाली विकसित की है। ये नैनो कोटिंग मौजूदा मास्क में वायरस के खिलाफ सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करती है और रोग के संक्रमण के जोखिम को कम कर सकती है। इस कोटिंग का परीक्षण वायरस को 10 से 15 मिनट के भीतर प्रभावी ढंग से खत्म करने के लिए किया गया। कोटिंग में प्रयुक्त फोटोकेमिकल को वायरस को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया गया। और इस पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने इस नई खोज की सराहना करते हुए कहा कि ये हमारे कोरोना योद्धाओं के लिए मददगार होगा। उन्होंने जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रोफेसर नवीन नवानी के नेतृत्व में काम करने वाली टीम को बधाई दी। और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में स्कूलों को फिर से खोलने के बारे में राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श करना शुरू कर दिया है। राज्यों से बातचीत के दौरान छात्रों की स्वास्थ्य और सुरक्षा, स्कूलों में स्वच्छता उपायों और ऑनलाइन एवं डिजिटल शिक्षा के संबंध में भी चर्चा की गई। इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर कहा कि स्कूली शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर राज्य सरकारों से बहुमूल्य सुझाव मिले। सरकार की प्राथमिकता छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा रही है। प्राप्त सुझावों का परीक्षण किया जाएगा और उन्हें कोरोना के दौर में शिक्षा के क्षेत्र में दिशा निर्देशों को तैयार करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। कोरोना महामारी के कारण देश भर के स्कूल और कॉलेज 22 मार्च से बंद हैं। और देश में फैले कोरोना से बचाव के लिए अब भारतीय वायुसेना ने भी कमर कस ली है। वायुसेना ने पृथक परिवहन के लिए एक एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड का डिजाइन, विकास और निर्माण किया है। इसका उपयोग ऊंचाई और दूर दराज वाले इलाके से कोविड-19 या फिर गंभीर रोगियों को निकालने के लिए किया जाएगा। इसे अर्पित नाम दिया गया है। कोरोना को महामारी घोषित किए जाने के बाद भारतीय वायुसेना ने हवाई यात्रा के दौरान रोगियों से संक्रमण फैलने के खतरे से निपटने के लिए अलग किस्म की निकासी व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की। सबसे पहले प्रोटोटाइप विकसित किया गया, फिर प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के मद्देनजर इसमें केवल स्वदेशी सामग्री का ही उपयोग किया गया। उपकरण पॉड को विकसित करने में सिर्फ 60,000 रुपए की लागत आई है, जबकि इस प्रकार का उपकरण विदेशों से मंगाने पर 60 लाख रुपए तक की लागत आती है। और अब दुनिया में कोविड-19 की स्थिति के बारे में बात करते हैं। कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक 4,05,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों का आंकड़ा 71 लाख के पार जा चुका है। तो वहीं कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देश अमेरिका में कोरोना से 19,60,000 से भी ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि अमेरिका में 1,10,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कल अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क सिटी को खोल दिया गया, जहां कंस्ट्रक्शन, रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में कामकाज फिर से शुरू हो गया। और रूस में मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबाइनिन ने कहा कि राजधानी से जून में सभी तरह के प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे, जिसमें ब्यूटी सैलून
वेटनरी क्लिनिक खोले जाएंगे, जबकि म्यूजियम 16 जून से और जिम और रेस्टोरेंट 23 जून से खुलेंगे। रूस ने पढ़ाई, काम और इलाज के लिए विदेश जाने वालों को इजाज़त दे दी है। रूस में कोरोना वायरस से मृतकों की कुल संख्या 5,963 हो चुकी है। संक्रमण के कुल मामले 4,76,000 से भी ज़्यादा हैं वहाँ। वहीं ब्रिटेन में कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए आने जाने वाले सभी यात्रियों के लिए 14 दिवसीय क्वारंटाइन कल से शुरू हो गया। ब्रिटेन में कोरोना से संक्रमण के मामले बढ़कर 2,88,834 हो गए हैं। वहीं कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 40,000 से भी अधिक हो चुकी है। ब्रिटेन के हेल्थ सेक्रेटरी मैट हैंकॉक ने कहा कि अगर संक्रमण की दूसरी लहर आती है तो ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही हानिकारक साबित होगी। इन सब के बीच कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच सबसे ज़्यादा दैनिक वृद्धि होने से विश्व स्तर पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जिसमें मध्य अमेरिका में स्थिति अपने चरम पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि रविवार को दुनिया भर में 1,36,000 से भी अधिक नए मामले सामने आए, जिनमें 75% मामले अमेरिका और दक्षिण एशिया से हैं। विश्व में ब्राज़ील इस महामारी के आकर्षण के केंद्र में है, जो अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 4 लाख से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। So there's a lot of work that needs to be done, and we need everyone to remain focused on achieving the goal at hand, which is stopping this pandemic, which is suppressing transmission and saving lives, and there's a lot more work to do. So let's celebrate the successes that we do have, but let's remain focused on the remaining work that needs to be done, because unfortunately this is far from over. रुक करते हैं अगली खबर का। पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले में एक विशेष अदालत ने भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी की परिसंपत्तियों को कुर्क करने की अनुमति दे दी है। अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम FEOA की धाराओं के तहत ये आदेश दिए हैं। FEOA के प्रभाव में आने के 2 साल बाद ये देश भर में पहला ऐसा मामला है जब इस कानून के तहत किसी की संपत्ति की कुर्की का आदेश दिया गया है। विशेष अदालत के न्यायाधीश VC बार्डे ने प्रवर्तन निदेशालय को नीरव मोदी की उन परिसंपत्तियों को कुर्क करने के आदेश दिए हैं। और इसी के साथ हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल दीजिए अनुमति। नमस्कार।